हेलो एवरीवन, क्लास 8th का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है वैक्सीन। सो व्हाट इज वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण किसे कहते हैं। छोटे बच्चे, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन क्यों करवाया जाता है। तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में पहुंच के डिजीज कॉज करते हैं। व्हेन दे एंटर्स अवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ बॉडीज प्रोड्यूस करता है जिनको कि एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये किसके एंटी होते हैं? ये एंटी होते हैं वो माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर किए हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और ये क्या करती हैं? टू फाइट द इन्वेडर। वे घुसपैठिए जो डिजीज कॉज करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे फाइट करती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। ये जो एंटीबॉडीज एक बार प्रोड्यूस हो जाती हैं, जब वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा कभी भी फ्यूचर में आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, तो ये प्रिपेयर्ड रहती हैं, ये याद रखती हैं उसको और उस पे अटैक कर देती हैं। ठीक है, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, तो देखिए वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि उसमें डेड या फिर वीक जो माइक्रोब्स होते हैं, डेड या वीक माइक्रोब्स को आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू एंटर करवाया जाता है। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स, और हमारी बॉडी फाइट करती है। बेसिकली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि किल कर देते हैं उस इन्वेडिंग डेड और वीक बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। ठीक है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। अब ये जो एंटीबॉडीज एक बार प्रोड्यूस हो गई है ना, ये जो हमने डेड और वीक माइक्रोब्स को एंटर करवाया बाय इंजेक्शन हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज एक बार प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ के लिए हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें प्रोटेक्शन देती हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से। ठीक है, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कोलेरा यानी हैजा, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इन सब को टीकाकरण के द्वारा इन बीमारियों से हम बच सकते हैं वैक्सीनेशन से। सबसे पहले वैक्सीन का खोज किसने की थी? तो वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, जो छोटी माता बोलते हैं ना, जिसके कि जो एक स्मॉल पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि चिकन पॉक्स जो है उसके जो मार्क्स होते हैं आपकी बॉडी पे, उसके वो रह जाते हैं, और स्मॉल पॉक्स के जो रह जाते हैं चिकन पॉक्स के नहीं। तो इनको हमारी कॉमन लैंग्वेज में इसको छोटी माता बोलते हैं। तो ये कब? 1798 में एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। तो क्या हुआ था कि सिटी में स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक फैला हुआ था, और तब इन्होंने जो है ये वैक्सीन डिस्कवर की थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। तो वही बात बोली गई है कि आपको भी आपके बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस के जो वैक्सीनेशन की प्रोसीजर होती है उससे गुजरना पड़ा होगा, ताकि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस से आपको बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज? तो कौन सी डिजीजेज हैं जिनकी हम वैक्सीनेशन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो बिल्कुल देखिए, एक तो BCG का इंजेक्शन लगता है, DPT का इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस के लिए इंजेक्शन लगता है, स्मॉल पॉक्स के लिए इंजेक्शन लगता है, और ऐसे ही बहुत सारे बीमारियां हैं जिनसे हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को वैक्सीनेशन के थ्रू। सो इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। बहुत असेंशियल हो जाता है इन डिजीजेस से अपने बच्चों को बचा के रखना। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव सीन ऑन एडवर्टाइजमेंट, ऐड देखी होगी आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो बोलते हैं कि जो है 2 बूंद जिंदगी की, तो वो जो 2 बूंद होती हैं वो होती है बेसिकली ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि छोटे बच्चों को ओरली जो है ड्रॉप से दिया जाता है। ठीक है,
तो उसमें पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। और वो जो होती है पोलियो की जो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं बच्चे को, बेसिकली वो होती है वैक्सीन। किसके अगेंस्ट? पोलियो वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं वो, ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन। स्मॉल पॉक्स पहले जब ये बात हो रही है ना, एडवर्ड जेनर ने 1798 में जब इसको खोजा था, तो उस टाइम पे एपिडेमिक बहुत होता था स्मॉल पॉक्स का, और स्मॉल पॉक्स एक महामारी की तरह फैल जाता था, और ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो जैसे मतलब एक बंदे को है तो घर में भी फिर इसके फैलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उनको। सो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स को लेके, जब इसकी वैक्सीनेशन हुई आ गई थी, डिस्कवर कर ली गई थी, और जिससे क्या हुआ था, फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन, और इसको उखाड़ फेंका गया था फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, ठीक है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल वैक्सीन जो है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनाई जाती हैं, ताकि ह्यूमंस को और एनिमल्स को अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। उसके बाद इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, तो एक और यूजफुल जो यूज होता है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हम देख लेंगे कि जो सोइल की फर्टिलिटी होती है। देखिए, सोइल फर्टाइल होती है, और सोइल की फर्टिलिटी जो होती है वो जैसे जैसे क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स हम ईयर बाय ईयर, सीजन बाय सीजन जो ग्रो करते जाते हैं, तो सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली सॉइल के अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एन, पी और के, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब जो नाइट्रोजन होता है वो वैसे तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी N2 की फॉर्म में है। और इस नाइट्रोजन को सॉइल के लिए यूटिलाइजेबल बनाना, और सॉइल के लिए ये N2 जो है वो यूटिलाइजेबल होगी जब इसको चेंज किया जाएगा नाइट्राइट या नाइट्रेट में। तो ये काम करता है आपका बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जो कि इस नाइट्रोजन को चेंज कर देगा, किसमें? नाइट्राइट या नाइट्रेट में। और इस प्रोसीजर को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा कुछ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में आप नाम बता सकते हैं, जैसे राइजोबियम। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन की कमी जो होती है सॉइल में उसको पूरी करता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में हम बैक्टीरिया का रोल देख लेंगे। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स करना मतलब N2 को चेंज करना, किसमें? नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ठीक है। सो from to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called, और इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाएगा, ठीक है, जिसमें नोस्टॉक, राइजोबियम, ठीक है, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, ये काफ़ी सारे नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिसको बोलते हैं वो दिखाया गया है। उसके बाद एक और यूजफुल जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो देखिए, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डिकम्पोजिशन से क्या होता है? एनवायरनमेंट क्लीन किया जाता है। और ये कौन करता है? ये डिकम्पोजर्स करते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स। ये क्या करेंगे? क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। देखिए, देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है कि क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। उन्होंने क्या देखा कि जो उनके स्कूल में जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है? वो मैन्योर बना रहा है, ऑर्गेनिक खाद बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, ठीक है। दे पुट देम इन अ पिट, इन्होंने गड्ढा खोदा, और बूझो पहेली और उनके दोस्तों ने क्या किया कि आजू बाजू से प्लांट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा किया, एक गड्ढा खोदा, एक पिट बनाया, और उसमें उस दे पुट देम इन अ पिट, जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेज एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। तो थोड़ी देर में थोड़े दिनों के बाद वो देखते हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल उन्होंने डाला था उस खड्डे में, वो उसका कलर चेंज हो गया है, उसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है, और फाइनली वो मैन्योर में कंपोज्ड हो गया है, ठीक है। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो उन्होंने ये जो चेंज देखा है, अब वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपके लिए एक एक्टिविटीज में दी गई है कि आप क्या करें कि 2 पोट्स, 2 पोट्स लें, और उनको जो है आधी सोइल से भर लें। 2 पोट ले ली हैं और उनको आधी आधी सोइल से भर लिया है,
ठीक है। अब उन पे लिखे आप ए और एक पे लिखे बी। ठीक है। अब ए में आप क्या डालने वाले हैं, पुट प्लांट वेस्ट इन पोट। यहाँ पे प्लांट का जो भी पत्ते हैं या जो भी वेजिटेबल पील है वो इसमें आप डालेंगे। ठीक है। एम्प्टी ए एंड थिंग्स लाइक, और दूसरे बैग में बी वाले पोट में आप डालेंगे पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। ठीक है। एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, जो खिलौने होते हैं प्लास्टिक के टूट गए हैं उनको इसमें डालेंगे। पुट द पोट्स असाइड, अब उनको साइड में रख दे। और 3 से 4 हफ्ते यानी तकरीबन 1 महीने के बाद आप देखिए दोनों में ही क्या चेंज आएगा। तो देखिए इसमें हमने प्लांट और जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थे वो डाले थे, और इसमें डाला था प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसके ऊपर जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो है मेन्योर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आपसे क्या पूछा गया है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपको कोई अंतर दिखेगा दोनों पोर्ट्स में, इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोर्ट्स। अगर दिखता है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, अभी बताया मैंने कि पोर्ट ए में क्या होगा, हैज बीन डिकम्पोज्ड, उसका कलर टेक्सचर चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा वो। हाउ डिड दिस हैपन, तो डिकम्पोजिशन हुआ है उसमें, जो कि किया है बैक्टीरिया एंड फंजाई ने। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, खाद में चेंज कर दिया गया है, किसने किया है, माइक्रोब्स ने, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई बेसिकली। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड, और देखिए जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ना तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, और इसीलिए जब इसको मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, पोर्ट बी में क्या हुआ, द पॉलिथीन बैग थे, एम्प्टी ग्लास बोटल्स थी, एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे, डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, यानी वो बायोडिग्रेड नहीं हुए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करते हैं उन्होंने यहाँ पे उनकी कोई एक्शन नहीं लिया। सो द माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure, तो ये मैन्योर में चेंज नहीं होते। मतलब कहने का क्या है कि प्लास्टिक और ये जो भी बोटल्स हमने रखी थी ये थी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। कैसी थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इनको जो है क्या नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। आपने देखा होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर कैसे, जो डिकेइंग प्लांट्स है, प्लांट की ट्विग्स हैं या प्लांट के जो पत्ते हैं या कुछ डेड एनिमल्स हैं वो ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। ठीक है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, तो आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस की वजह से होता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिकम्पोज कर देंगे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स है, दोबारा से यूज कर लिए जाएंगे, अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances। तो ये जो है क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को और बहुत यूजफुल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, और हम लोगों को छुटकारा देते हैं जो वेस्ट, जो डिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल हैं और स्मेली सब्सटेंसेज हैं, एंड देयर बाय क्लीन द एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इतने यूजफुल यूजेस पॉइंट्स देखने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, अब हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो हार्मफुल कैसे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज, डेफिनेटली जो बीमारी कोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में, ऐसे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पैथोजेंस। तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, व्हाट आर पैथोजेंस, तो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और डिजीज किस किस में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो है डिजीज कोज करते हैं, इनको जो है पैथोजेंस कहा जाएगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, स्पॉइल द फूड, क्लोथ को भी खराब कर लेते हैं, और लेदर यानी चमड़े को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो देखिए सबसे पहले डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजेंस यानी डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर, हवा से चले जाते हैं हमारी बॉडी में। वाटर से, जब हम कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं उससे चले जाएंगे। जो खाना है अगर वो भी कंटामिनेटेड है तो उसके थ्रू, कंटामिनेटेड मतलब उनमें प्रेजेंस है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं अगर एक ऐसे बंदे की जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, या फिर एक ऐसा एनिमल जो ऑलरेडी कैरी किए हुए है उस डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो भी आपको वो डिजीज
लग सकती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से, मान लीजिए किसी एक बंदे को स्मॉल पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स जो है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट हो जाएगी? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज में हम हैजा देख लेंगे, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, बिल्कुल जुकाम होता है ना, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड टीबी। तो स्मॉल पॉक्स तो ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुका है, चिकन पॉक्स जो है उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज में देख लेंगे, ठीक है। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब एक बंदे को जुकाम हो रखा है और वो स्नीज करता है, चीखता है, तो उस स्नीज में फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो हवा के अंदर बहुत सारे वायरस जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। और अब ये वायरस जो है जब हेल्दी पर्सन में की बॉडी में एंटर करेंगे, तो जब वो सांस लेता है वाइल ब्रीदिंग, और उसको भी इन्फेक्शन जो है वो लग जाएगा, कोज हो जाएगा, ठीक है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? तो डेफिनेटली आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि चेहरे पे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, ये सब, ठीक है। सो वी शुड यूज डेफिनेटली, अगर एक इंसान को फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो वी शुड कीप अ हैंकरचीफ यानी रुमाल रखेंगे ऑन द नोज एंड माउथ को जो है हैंकी से ढक लेंगे वाइल स्नीजिंग, चीखते हुए। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। देर आर सम इंसेक्ट, अब देखिए यहाँ पे कैरियर्स कौन होते हैं, उस बीमारी को कैरी कौन करके रखते हैं? तो देर आर सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि हाउस फ्लाई, जो घरों में जो कॉमन जो मक्खी पाई जाती है, इज वन सच कैरियर। वो जो है वो बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा वगैरह है वो फैलाने का काम करती हैं। द फ्लाइज जो है सिट ऑन गार्बेज, ये एक बार कूड़े पे बैठेंगी एंड एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ जाएंगी, ठीक है। पैथोजन स्टिक, अब ये जब ये बैठते हैं तो इनके पैरों पे पैथोजन स्टिक कर जाएंगे टू देयर बॉडीज। देन दीज फ्लाइज, अब ये जो फ्लाइज हैं वो अनकवर्ड फूड, जो खाना ढका नहीं गया उस पे बैठेंगे, एंड दे में ट्रांसफर, और वो पैथोजन जो है वो खाने में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब भी आप वो खाना खाएंगे तो आप जो है बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable, तो आपको क्या सलाह दी जाएगी? To always keep food covered, तो खाने को हमेशा ढक के रखें। Avoid consuming uncovered items of food, मेनली जब हम मार्केट में जाते हैं तो ये जो हम पानी पूरी वगैरह खाते हैं तो ये देख के ही खाएं कि वो कवर्ड हैं, ठीक है। अनकवर्ड जहाँ पे मक्खियां भिन भिन आ रही हैं उसको अवॉइड करना चाहिए हमें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जी मलेरिया की जो जड़ होता है विच कैरीज। अब ये जो फीमेल, देखिए मेल फीमेल जो एनाफ्लीज है, तो मेल यहाँ पे फीमेल ही क्यों लिखा गया? क्योंकि मेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है ना वो ह्यूमन के ब्लड पे डिपेंड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो मेल जो एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है वो प्लांट सेप यानी पौधे के रस को अपना खाना समझ के पीता है, मतलब उसका खाना जो है प्लांट सेप से न्यूट्रिशन लेता है वो। लेकिन जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो क्या करेगी? वो ह्यूमन ब्लड सक करेगी। क्यों? क्योंकि फीमेल एनाफ्लीज को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए वो ज़्यादा एनर्जी? क्योंकि उसको एग ले करने होते हैं, अंडे, ठीक है। विच कैरीज द पैरासाइट, अब जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है ना वो अपने अंदर एक पैरासाइट रखती है मलेरिया के लिए जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के कैरियर होते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो, अब देखिए यहाँ पे भी फीमेल एडीज मॉस्किटो, तो रीजन मैंने बता दिया वाई ओनली फीमेल। एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू, डेंगू फीवर होता है ना वो एडीज मॉस्किटो के काटने से, ठीक है। और डेंगू भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो सीधी सी बात है, मलेरिया और डेंगू के लिए जो कैरियर है, यानी कैरियर कौन है यहाँ पे? मॉस्किटो, तो उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, कि अपने पड़ोस में पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा वहां पे ये मॉस्किटोज अपने एग्स ले करेंगे और अपना जो है नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो उससे ये जो भयानक बीमारियां होती हैं मॉस्किटो से
की बाइट से, तो वो हम बच सकते हैं उनसे। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं कहाँ पे? वाटर में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, ठीक है। कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, गमले वगैरह में पानी इकट्ठा ना होने दें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम ऐसा करके मॉस्किटोज की ब्रीडिंग यानी उनकी रिप्रोडक्शन, उनका नंबर इंक्रीज होने से बचा सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो बिल्कुल मच्छरदानी लगाना, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करना, ये सब मेजर्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए ताकि हम मलेरिया से बच सकें। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है। टेबल में सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डिजीज कौन सी है, फिर उसका कोजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम टीबी की बात करते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, तो ये होती है बैक्टीरिया से, ठीक। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से, ठीक है। और उसके बाद मीजल्स, खसरा, वो वायरस से होने वाले डिजीज है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज है, ठीक है, ये भी एयर और कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो पोलियो, ये भी एक वायरस है, ये भी एयर और वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें वायरस है वो अगर आप पी लेंगे तो फिर ये जो है अब तक स्प्रेड हो जाएगा। तो देखिए इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं भैया? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। तो पेशेंट जो कि आपको ये डिजीज इन्फेक्टेड से हेल्दी में लग सकती है, तो उस बंदे को, इन्फेक्टेड पर्सन को आप क्या करेंगे? आइसोलेशन यानी अलग कमरे में रखेंगे। कीप द पर्सनल, और उसके खाने पीने का जो भी सामान है या जो भी इसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। सीधी सी बात है कि अगर वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है किसी भी ऐसी डिजीज़ की, तो वो वैक्सीनेशन आप सुटेबल एज पे करवा सकते हैं, करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कोलेरा यानी हैज़ा। हैज़ा बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, वाटर और फूड से फैलता है ये, मतलब ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड खाने से फैलेगा। फिर टाइफाइड यानी मोतीझारा, ये भी बैक्टीरिया से, ये वाटर से फैलता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, तो डेफिनेटली अपना खुद की हाइजीन बना के रखें। गुड सैनिटरी हैबिट्स अपनाएं, मतलब खाने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, खाना पूरी तरीके से पका हुआ हो। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर होते हैं ना ये, ठीक है। तो जो बॉयल करके पानी पिया जाएगा तो ये जो है किल हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएगा वाटर, ठीक है। और वैक्सीनेशन डेफिनेटली एक हमारे पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है। फिर है हेपेटाइटिस ए, ये किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से, ये वाटर के थ्रू। और ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ, कोजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज। यूज मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। अपने चारों तरफ पानी इकट्ठा ना होने दे जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं मॉस्किटोज के लिए, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हम ऑलरेडी इसमें करके आए हैं। अब देखिए डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, हमने ह्यूमंस के बारे में बात कर ली, अब हम एनिमल्स के जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कोच के बारे में लिखा गया है। इन्होंने बैक्टीरियम कौन सा, जो एंथ्रैक्स के लिए जो बैक्टीरियम कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज, ठीक है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट में भी, जैसे वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। तो देखिए डिजीज अगर किसी क्रॉप के अंदर अगर बीमारी लग गई है तो डेफिनेटली उसकी जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और इनको क्या बोला जाता है? जो हम छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लांट डिजीजेज में सबसे ऊपर है सिट्रस कैंकर। तो कौन से प्लांट्स में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें लगता है ये सिट्रस कैंकर डिजीज।
किसके द्वारा होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, एयर जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर वीट जो होता है ना, उसकी जो बालियां होती है ना वीट की, उस पे आप देखेंगे कि कई बार ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ये पूरा, तो इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट डिजीज। ये फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और एयर से फैलती है। मतलब यहाँ इस ये क्रॉप है, ये एक हेल्दी प्लांट है, तो यहाँ पे ये फैल जाएंगे एयर से, या फिर अगर सीड ही कंटामिनेटेड था तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद वीट रस्ट के बाद येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा, ये वायरस से और ये इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है फूड पॉइजनिंग। डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड को खराब करते हैं, फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, वो पार्टी में बुलाया गया उसको। ही एट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, बहुत सारा खाना खाया। ऑन रीचिंग होम, जब घर घर पहुंचा, ही स्टार्टेड वोमिटिंग, उसको उल्टियां लगनी शुरू हो गई। एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, तो डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि हो सकता है कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो। तो फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms, यानी उसने ऐसा खाना खा लिया होगा जो कि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खराब कर रखा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और ये जहरीला बना देते हैं खाने को, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, डेथ तक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम खाने को बचा के रखें। अगला देखिए फूड प्रिजर्वेशन। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या देखा? वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। ठीक है, खाने के जो दाने, जो अनाज होता है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड, अब पका हुआ जो खाना है घर पे उसको कैसे प्रिजर्व करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस, बताया था ना, फंगस जो है उस पर अटैक करके उस पर जो है टाइनी ब्लैक व्हाइटिश पैचेस देखने को मिलेंगे उस पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स, तो कैसे पता लगेगा भैया? एमिट्स बैड स्मेल, गंदी दुर्गंध आएगी उसमें से। एंड हैज अ बैड टेस्ट, टेस्ट बदल जाएगा। एंड चेंज कलर, कलर में भी चेंज आ जाएगा। इट्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, सो डेफिनेटली इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days, कुछ दिन तक उसने नहीं खाए। Later she found that they were spoiled and rotten, तो उसने देखा कि वो सड़ गए हैं कुछ दिनों के बाद। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time, लेकिन वो ये सोचती रही कि जो दादी माँ जो अचार डालती हैं वो तो खराब नहीं होता है काफ़ी दिनों तक। She is confused, अब ये कंफ्यूज हो गई कि जो मैंगो मैं लेके आई वो तो जल्दी ही खराब हो गए, लेकिन जो दादी माँ अचार बनाती हैं वो काफी लंबे समय तक रुकता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे बचाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाने को। तो सबसे पहले है केमिकल मेथड्स, यानी कुछ केमिकल का यूज करके। So, salts and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganism, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर, अपनी तादाद ना बढ़ाएं, इसके लिए साल्ट और ऑयल का यूज किया जाता है। तो जो साल्ट, जो अचार होता है उसमें हम साल्ट और एडिबल ऑयल्स का यूज करते हैं। देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, तो यहाँ पे साल्ट एंड ऑयल क्या हो गए हैं? प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व करते हैं खाने को इन्फेक्शन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ से बचाते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स जो यूज किए जाते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स में, स्क्वैश में, टू चेक देयर स्पॉइलेज एंड दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो केमिकल मेथड में उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, जो हम कॉमन साल्ट NaCl जो अपने घरों पे यूज करते हैं उससे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट, ठीक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो साल्ट के बीच में जो ड्राई साल्ट है उसमें रखा जाता है। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट आंवला या कच्चे मैंगोज या फिर इमली। ठीक है,
प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, ये प्रिजर्व रहते हैं शुगर से। शुगर जो है वो क्या करती है, रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करती है, कम कर देती है। ठीक है, फिर है अगला प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड बाय विनेगर, सिरका। ठीक है, acetic acid, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by this method. कैसे, ऑयल से, ऑयल को यूज करके और विनेगर को यूज करके। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क। तो हम दूध को गर्म करके ठंडा क्यों करके पीते हैं, क्योंकि बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज करने से पहले, बॉइलिंग करने से क्या होता है, किल्स मैनी बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, वो तो हीट की वजह से, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जब हम रखते हैं तो ठंड की वजह से। लो टेम्परेचर भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। व्हाट इज पैस्चराइजेशन? जो हम पैकेट्स में जो दूध आता है वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पेस्चराइज होता है। तो हम जान लेते हैं पेस्चराइजेशन क्या होता है। तो देखिए, पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। उसको बॉइलिंग भी करने की जरूरत नहीं, उसको आप एज इट इज कंज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पेस्चराइज्ड है और फ्री है कहाँ, किससे, हार्मफुल माइक्रोब से। द मिल्क इज, अब कैसे किया जाता है, मिल्क को हीट किया जाता है टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 30 सेकेंड, एंड देन सडनली एकदम से उसको चिल यानी ठंडा कर दिया जाएगा और उसको स्टोर कर दिया जाएगा। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और इसी प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा जाता है, जो कि कौन से साइंटिस्ट ने खोजी थी, लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने और क्या खोजा था, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरियम है वो भी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। ठीक है, तो स्टोर करके एयरटाइट करके उसको बचाया जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जी हमने देखा था ना, यूजफुल जब हम यूजेस देख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उसमें हमने देखा था नाइट्रो फिक्सेशन, जिसमें मैंने एक बैक्टीरियम की बात की थी और बैक्टीरियम का नाम था राइजोबियम। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिक्स करना नाइट्रोजन को मतलब N2 जो एटमोसफेयर में, उसको चेंज करना नाइट्राइट और नाइट्रेट में, जो सॉइल होती है उसके लिए यूटिलाइजेबल होती है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम। सो इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये कहाँ पे रहता है राइजोबियम, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं ना, फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे अरहर है, मूंग है, उनकी जड़ों में नोडुल्स बना के रहते हैं ये। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडुल्स, और जो रूट के जो नोडुल्स यानी ये जो गांठें होती है ना, इनमें रहते हैं। ठीक है, of leguminous plants such as beans, peas, मटर वगैरह, with which it has symbiotic relationship। यहाँ पे symbiotic relationship का मतलब एक ऐसा relationship जहाँ पे दोनों organisms जो हैं वो benefited हों। Symbiosis एक ऐसा relationship जहाँ पे both the organisms get benefited। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि उसको नाइट्रोजन मिल रही है, और जो राइजोबियम है उसको क्या बेनिफिट है कि उसको शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, जड़ में रह रहा है ना, जो रूट है उसकी, उसमें नोडुल बना के। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए इस एसोसिएशन को, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ। तो भैया, नाइट्रोजन की एक साइकिल होती है जिसकी वजह से 78% नाइट्रोजन एटमोसफियर में, भले ही एटमॉस्फेयर से ये फिक्स होती रहे, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कुछ अगर फिक्स हो रही है तो कुछ वापस से इसमें चेंज हो रही है, और इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन की जो साइकिल है उसमें देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया जाएगा नाइट्रोजन की साइकिल। तो हम इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये होती है किस फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि N के 2 एटम्स की फॉर्म में। ठीक है, कितनी होती है, 78%। अब कुछ तो लाइटनिंग यानी बिजली चमकने से किस में चेंज हो जाएगी, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी। कुछ को नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज कर देंगे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है
फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब इसको लेंगे प्लांट्स, ठीक है, अपनी ग्रोथ में यूज करेंगे, और इन प्लांट्स को खाएंगे एनिमल्स। अब ये एनिमल्स भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सिक्रीट करते हैं। कैसे? यूरिन में यूरिया होता है जैसे, ऐसे, ठीक है, फ्रॉम एक्सक्रीशन, और जब उनकी डेथ होती है तो ये वापस से सॉइल में आ जाएंगे। और ये जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ये देखिए, ये इसमें नाइट्रोजन फिक्स होके आई थी ना N2, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वापस से इसको इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे शूडोमोनास बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी N2 की फॉर्म में चेंज कर देगा। तो इस पूरी प्रोसीजर को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है, 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल हमारी बॉडी में नाइट्रोजन होती है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? तो प्रोटीन में, अमीनो एसिड बनते हैं नाइट्रोजन से, क्लोरोफिल के अंदर होती है, न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें भी नाइट्रोजन होती है, और विटामिन में। अब द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन जो N2 फॉर्म में होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसको जो पौधे हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, N2 फॉर्म में जो होती है। सो सर्टेन कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट हो गए, सॉइल में, वो क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे नाइट्रोजन। फिक्स करने का मतलब N2 को किस में चेंज कर देंगे बेटा, NO2 माइनस NO3 माइनस यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाएगा, and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by, अब ये plant अपनी growth के लिए from the soil ले सकते हैं through their root system. Nitrogen is then used for synthesis of plant के proteins and other compounds. अब animals जो कि इन plants को खाएंगे वो प्रोटीन जो है लेते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से हम लेते ही है ना, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब ये डाई होते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज कर देंगे उनकी बॉडी को, और उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजिनियस वेस्ट के तौर पे इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स। अगेन मिट्टी में चले जाएंगे, दोबारा से प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करेंगे। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ बैक्टीरिया उनको दोबारा से नाइट्रोजन, जैसे अभी मैंने बताया कि जो शूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि ये जो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना नाइट्रोजन, उसको किस में चेंज कर देगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखते हैं। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज जो होगी नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो रीजन आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल जिसमें नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% है और ये फिक्स रहती है। तो रीजन, क्योंकि ये देखिए ये इतनी सारी जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमने देख ली नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, और इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम कर लेंगे एक वीडियो उसके लिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।